हेलो गाइस, आई चेतन वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। सो हम अपनी पजल की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारी ये पजल सीरीज की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा टिपिकल ना बनाते हुए इसमें पजल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेने वाले हैं, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से अप्रोच को यूज़ करेंगे हम। वैसे अगर पजल की बात करें तो पजल में कोई सी मैथ मतलब सबके अलग अलग अप्रोच होती है पजल को सॉल्व करने की, और पजल को सॉल्व करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मतलब पजल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी पजल को लें तो पजल में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त पजल को इस तरीके से कॉम्प्लिकेट तरीके से उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको नोट करते हैं कि वो उसी लैंग्वेज में फंस जाते हैं और उसके बाद बार बार पजल में जाके देखते हैं कि अब ये क्या लिखा है, अब ये क्या लिखा है। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पजल में दी हुई एक एक इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिखना है कि विद इन 2 to 3 मिनट आप उस पूरे इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लें, और अगर छोटी पजल है तो विद इन 1 मिनट उस पूरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करके डिनोट कर लें अपने पास, और फिर उस पजल की दी हुई इन्फॉर्मेशन से उस पजल को आगे सॉल्व करें, उस पजल को अप्रोच करें। ठीक है, तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, बस मैं यहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता हूँ कि ये दिखा के कि मैं पजल सॉल्व करते वक्त पजल को किस तरीके से लिखता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन को मैं जल्दी से जल्दी डिकोड करके सॉल्व कर सकूं और पजल सॉल्व हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं आज यहाँ पे पजल का, वो प्री लेवल का ही क्वेश्चन है एक हिसाब से। मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेंस में थोड़े और एडवांस होते हैं क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चन है ऐसा भी होता है कि ये भी प्री में ना पूछे जाए, प्री में इससे एक लेवल हल्के क्वेश्चन रहते हैं, हो सकता है सिंगल वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन लेता तो वो बहुत ही ईजी हो जाता सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डबल वेरिएबल का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन के साथ आपसे आगे बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहली पजल आपके सामने ये रही। ओके, सो पजल को एक बार थॉरोली रीड करें, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पजल को पढ़ते हुए हम यहाँ पर को उसकी सारी इंफॉर्मेशन नोट करते रहेंगे। ओके, तो पजल में लिखा हुआ है देयर आर 8 पीपल ABCDEFGH। ओके, दे लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो 8 लोग हैं जो 8 अलग अलग फ्लोर पे रहने हैं, तो इससे पता लगी फ्लोर वाली पजल है। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 8। ओके, तो जो सबसे नीचे वाली फ्लोर है उसको 1 बोला है, और जो सबसे ऊपर वाली फ्लोर है उसको 8 नंबर फ्लोर बोला है। मतलब 1 2 3 आप नीचे से ऊपर की तरफ नंबरिंग करेंगे फ्लोर्स की, और उनमें आपको पर्सन को बैठाना होगा। और क्या बोला है, ऑल आर ऑफ डिफरेंट एजेस विच मीन्स 45 36। ओके, आपको यहाँ पे एजेस दी हुई हैं उन 8 पीपल्स की कि वो किस किस एज के हैं। तो अब इनसे रिलेटेड आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उन पर्सन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 पीपल लिव बिटवीन E एंड C। तो इसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो देयर आर 2 पीपल लिव बिटवीन E एंड C, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ E, और उसके बीच में 2 लोग रहते हैं C। ओके, अब ये इसमें क्या है, इस E और C के बीच में 2 लोगों का मतलब यहाँ पर को ऐसे लिखा देखने में आपको ये लग रहा होगा कि E के नीचे C है और 2 लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैंने यहाँ पर कोई अगर मैं नोट कर रहा हूँ E फिर 2 लोग 1 2 2 ब्लैंक पर्सन कोई C लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि E और C ये आपस में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको लंबा हो जाएगा इसलिए दोनों तरफ ना लिखे ऐसा करूँ। अगर ये कंडीशन फिक्स होती कि E जो है वो ऊपर है और C नीचे, तो मैं यहाँ पर हल्का सा एक टिक लगा देता, जिससे मेरे को ये पता चलेगा आगे आने वाले टाइम पे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फिक्स है। अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स दी होगी मैं उसमें ऐसा ही करूंगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ H इज द ओल्डेस्ट पर्सन बट डजंट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। ओके, तो यहाँ पर को लिख लेता हूँ मैं, H जो है ओल्डेस्ट पर्सन है। ओके, H जो है ओल्डेस्ट पर्सन है, और ओल्डेस्ट पर्सन है तो अब आप ओल्डेस्ट पर्सन है तो आप डायरेक्ट ऊपर देखिए कि एज कौन सी है। सबसे बड़ी एज है 45, तो विच मीन्स एज जो होगा वो 45 ईयर्स का होगा। ओके, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एज जो है वो इवन फ्लोर में नहीं रहता है,
तो आपको यहाँ पर को ये नहीं लिखना है कि इवन में नहीं रहता, क्योंकि वो आगे चल के कंफ्यूजन दे सकता है। आपने हो सकता है इसको क्रॉस करके इवन लिखा हो और आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो इवन में ही एच को लेके सॉल्व कर रहे और फंस जाए, तो फिक्स इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पर फिक्स इन्फॉर्मेशन क्या है, एच इक्वल्स टू ऑड फ्लोर, इवन में नहीं रहता मतलब ऑड में रहता है, तो ये और ये इन्फॉर्मेशन फिक्स हो गई मेरे लिए। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 people लिव बिटवीन सी एंड द फ्लोर ऑन विच थर्ड यंगेस्ट पर्सन लिव। ओके, सी और थर्ड यंगेस्ट पर्सन के बीच में भी 2 लोग हैं। ठीक है, अब देखो 2 लोग हैं और यहाँ पर मैं हल्का सा इसको इस तरफ लेफ्ट ऑफ साइड लेके यहाँ पर को लिख रहा हूँ कि थर्ड पर्सन जो है यंगेस्ट है। अब यंगेस्ट पर्सन थर्ड की एज होगी, थर्ड यंगेस्ट मतलब तीसरे नंबर में अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाए, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ऐसे में तीसरे नंबर का पर्सन जो होगा वो, अब सबसे छोटा 5 साल का है, फिर 11 साल का है, फिर 15 साल का, तो मतलब 15 साल वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो सी और 15 मतलब 15 साल वाले के बीच में भी 2 लोग रहते हैं। अब ये भी सी के ऊपर भी 15 हो सकता है, नीचे भी 15 हो सकता है, यहाँ पर को कुछ नहीं कह सकते, ऐसे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन लिव्स हु इज 5 year old। ओके, अब देखो लिखा हुआ है एक पर्सन बी है और बी जस्ट ऊपर रहता है 5 के, तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख दिया और ये टिक कर दी, मतलब ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट सही है। इस इन्फॉर्मेशन जहां पर भी आएगा मैं इसको क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते क्वेश्चन में एज इट इज लिख दूंगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ईज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ओके, ई की एज जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसी इवन नंबर का। तो अब आप एज में जाइए और देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो अगर हम एज में जाए तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 36, तो ये भी फिक्स हो गया। यहीं पर को लिख देता हूँ ई इक्वल्स टू 36। ओके, ये भी फिक्स इंफॉर्मेशन है, ई इक्वल टू 36, ई जैसे परफेक्ट स्क्वायर है। बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एक और बात चल गई, बी जो है यहाँ पर को ये इवन में रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और यहाँ पर को क्या है, ई जो है वो भी ऑड में रहता है। उसके बाद लिखा हुआ है नीदर जी नॉर एफ लिव्स ऑन 7th फ्लोर। ओके, नीदर जी नॉर एफ, तो नॉर मतलब डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये 7th फ्लोर में नहीं रहते, ये इंफॉर्मेशन फिक्स है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बीज एज इज नॉट 11 and 17 years। ओके, यहाँ पर को लिख देता हूँ, अगर ऊपर लिखूंगा तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी ये, तो यहाँ पर को लिख रहा हूँ बीज एज इज नॉट 11 और 9 17 है। तो अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो बी को ना 11 के साथ असाइन करूंगा ना 17 के साथ असाइन करूंगा। फिर उसके लिए द वन हु लिव्स ऑन 2nd फ्लोर हिज एज इज एन इवन नंबर। तो देखो 2nd फ्लोर के लिए मैंने ऐसे लिख दिया 2nd, और इसकी जो एज है वो एक इवन नंबर होगी। ओके, ठीक है, हिज एज इज एन इवन नंबर बट ही इज नॉट 24 years old, और ये जो है ये 24 का नहीं होगा, 24 के अलावा इसकी एज कुछ भी हो सकती है जो 2nd फ्लोर वाला होगा। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव डी। तो देखो ए जो है वो इवन में रह रहा है, ठीक है, और किससे, बी के ऊपर रह रहा है। तो इमीडिएटली ऊपर बोला होता हूँ मैं बी को जस्ट इसके नीचे लिख देता, लेकिन अबव बोला हुआ है तो मैं एक ऐसे अबव का साइन बनाऊंगा और बी कर दूंगा, मतलब ए जो होगा वो इतना पता है कि बी से ऊपर होगा। अब कितने ऊपर होगा ये हमें नहीं पता, वो बी के जस्ट अबव भी हो सकता है, 2 या 3 छोड़ के भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बोला है डी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, फिर डी के लिए इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने लिख दिया डी इक्वल्स टू इवन। ओके, उसके बाद है ओनली 2 person लिव बिटवीन जी एंड ए, अगेन इंफॉर्मेशन जी और ए के बीच में 2 person हुज एज इज अ प्राइम नंबर। देखो ए के बाद कॉमा है ना, तो कंफ्यूजन मत नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि जी एंड ए के बाद अगर कॉमा करके जस्ट अगली इन्फॉर्मेशन शुरू हुई है और लिखा हुआ है ए हुज एज, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ए से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना करते वो इन्फॉर्मेशन को जी के सामने लेके ए के साथ साइन करेंगे आप, क्योंकि ए से जस्ट लिख के कॉमा लगा के लिखा हुआ है एंड हुज देवा, अगर ठीक है, तो हुज एज इज अ प्राइम नंबर, तो ए की एज प्राइम नंबर है। अब आप
ऊपर एज में जाइए और वहां देखिए कि एज प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। प्राइम नंबर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर को 17 एंड 11 है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ 19 से डिवाइड हो सकता है, ओके, और या 1 से जाता है, और वैसे इसे इग्नोर भी कर सकते हैं आप। तो 17 एंड 11 ए की एज जो होगी वो 17 या 11 ईयर्स का ही होगा ए, ओके, इसके अलावा कोई और एज नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होगी। बट ही इज यंगर देन एफ। देखो फिर ए के बारे में बोला है, जो ए है, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेट करके, जो ए है वो एफ से क्या है, छोटा है, लिखा है। तो मैंने लेस देन के साइन से यहाँ पे ले लिया। अब इतनी इन्फॉर्मेशन में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब क्वेश्चन में देखिए हमको क्या क्या चीजें फिक्स दी हुई थी। यहाँ पर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोर दिए हुए हैं जो हमने देखे थे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये हमको फ्लोर दिए हुए हैं, ठीक है। ये फिक्स है, इनमें कोई नहीं है, ये फिक्स आपको फ्लोर पता है कि ये होंगे होंगे। तो अब आपके लिए यहाँ पर को लिख देता हूँ मैं, इस तरफ मैं पर्सन से शो कर रहा हूँ और इस तरफ उनकी एज शो कर रहा हूँ। मतलब इसके नीचे जो भी आएंगे वो पर्सन होंगे और इसके नीचे जो भी आएंगे वो पर्सन की एज होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, आपको एग्जाम में ऊपर से ऐसे पर्सन एज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि आप कहाँ पर किसको लिख रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, ओके। तो अब इस इन्फॉर्मेशन हमने पूरी ले ली, इस इन्फॉर्मेशन को हमने पूरा ले लिया है। और अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बार बार देखने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन अभी तक इतना बड़ा लग रहा था, अब वो क्वेश्चन हम सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा सॉल्व कर सकते हैं। और इस इन्फॉर्मेशन से आप पता ये कर सकते हैं कि क्या क्या बोला है। जैसे अगर आप मेरे से बोलें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मेरा लिखने का तरीका है। आप हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन को, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर को लिखता हूँ, जैसे मैंने E.2 करके सी लिखा हुआ है, हो सकता है आप ऐसे लिख दें E2C, मतलब ई और सी के बीच में 2 लोग हैं। तो इस तरीके से आप अपना कुछ भी तरीका बना सकते हैं, ओके। और जैसे मैंने GF ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है आप GF/F करके डज नॉट इक्वल टू 7 लिख दें। मतलब कोई भी तरीका जैसा आपके लिए अच्छा हो, आप इन्फॉर्मेशन को जितना बेटरली कैरी कर पा रहे हो उस तरीके से आपको लिखना है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे, आप रैंडमली कुछ भी नहीं रख सकते हैं, तो आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज ढूंढनी होगी क्वेश्चन में। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन को देखूं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो इस सेक्शन में दी हुई है, ओके। ई के नीचे 2 बार सी है, मतलब सॉरी, ई और सी के बीच में 2 हैं, सी के बीच में, सी और 15 के बीच में 2 हैं, ई जो है वो 36 ईयर्स ओल्ड का है। तो सबसे ज्यादा मतलब 3-4 चीजें हमको इससे पता चल जा रही हैं, इन 2 चीजों से। वैसे अगर यहाँ जाए तो कुछ पता नहीं चल रहा है खास, तो हम इससे शुरू करेंगे क्वेश्चन को। मतलब मैं अभी यहाँ पर इससे शुरू करना चाह रहा हूँ। तो देखो ई हमारा सिर्फ ऑड में आ सकता है, तो E7 पे आ सकता है, E5 पे आ सकता है, E3 पे आ सकता है, E1 पे आ सकता है। तो अगर मैं E को 7 पे लूं तो 2 छोड़ के C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर को मैं ऐसे छोटा सा लिख लेता हूँ पहले E, ठीक है, और 2 छोड़ के क्या आ जाएगा C। मैं इसलिए इसे बड़ा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने एक बार बड़ा लिख दिया और वो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो ये पूरा काटना पड़ेगा और मेरे को दोबारा पेपर यूज करना पड़ेगा। और अगर आप रियल एग्जाम में इस फ्लोर को दोबारा बनाएंगे, ये सब दोबारा करेंगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको हमेशा जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है ऐसी छोटी छोटी लिख के करेंगे, ताकि आप उसी वर्क एरिया, जैसे मैं इसको वर्क एरिया बोल रहा हूँ जो भी, इस वर्क एरिया में आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखिए, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, E5 में आ सकता है और 2 छोड़ के C यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो अगर 5 पे मैंने E लिया और 2 छोड़ के C यहाँ लिया, तो अब C के 2 बाद 15 होगा, नीचे को हो नहीं सकता। तो मतलब 15 जो होगा C के ऊपर होगा, तो 1, 2, 15। और अगर E यहाँ है, 15 यहाँ आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि E की एज 36 है, तो ये वाली E और C की जो आने वाली कंडीशन थी वो फेल हो गई। सेम अगर हम E को 3rd पे लिखते हैं, तो E को 3rd पे लिखने पर C कहाँ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, और C के 2 ऊपर छोड़ के 15 आना मतलब नहीं आ सकता, तो मतलब नीचे का C अगर 6 पे आ गया, 2 छोड़ के 15 तीसरे पे आएगा, तो मतलब E15 नहीं हो सकता क्योंकि E
36 हमको दिया हुआ है। तो अब हमारे पास ई की थर्ड वाली फिफ्थ वाली कंडीशन भी गलत होगी। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, क्या फर्स्ट पे ई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं इस तरफ लिख रहा हूं ताकि दोनों तरफ क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आप देख सकें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा वहां पर को। ई के 2 छोड़ के क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और सी के 2 छोड़ के क्या हो जाएगा? 15। अब ये 2 छोड़ के 15 नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ई 36 दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर को मैं ऐसे छोटी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर को ऐसे काम करता हूँ, 36 भी लिख लेता हूँ। और सी के 2 छोड़ के क्या है? 15 है। तो सी के 2 छोड़ के 15 ऊपर लिख लेते हैं, 1 2 15। मतलब 7th फ्लोर पे यहाँ पर को 36 के ऊपर 15 यहाँ है। और इस वाली इन्फॉर्मेशन क्या? ई जो होगा, ई की एज जो होगी 36 हो जाएगी। सी की एज जो हो जाएगी, सी हमको एज नहीं पता, सी की एज बाद 2 छोड़ के यहाँ पर को क्या हो जाएगा? 15, जो मैं छोटे में लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको? ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, आपको यहाँ आएंगे आप फिर से वापस, तो इस इन्फॉर्मेशन में देखिए कि अब आप क्या रख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद बी E1 पे आएगा और 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद याली इन्फॉर्मेशन देंगे, सेकेंड इक्वल्स टू E1। ठीक है, सेकेंड का हमें पता है कि यहाँ पर को कोई जो आएगा उसकी एज जो होगी 24 नहीं होगी, और 24 के अलावा कुछ और हो सकती है। तो फिर अब हम इसमें लेंगे दूसरी कंडीशन जो हमको दी हुई है, बी जो है E1 है। देखिए, बी यहाँ आ सकता है, E1 पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। फिर बी यहाँ पर आ सकता है और 5 यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। अब बी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सी आ गया है। अब बी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि E1 नहीं है, और बी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 15 दिया हुआ है हमको, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 आएगा तब यहाँ पे। तो बी के लिए सिर्फ एक स्पॉट खाली बचा जो है 6th वाला। 6 पे मैंने बी लिखा और यहाँ पर को 5 के आगे यहाँ पर को ऐसे 5 लिख लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक फिक्स चल रही है। सेम चीज इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर को देखिए, बी कहाँ आ सकता है? यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि बी अगर यहाँ लूंगा तो ये ऑड में चला जाएगा। तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को ऐसे बी ले लेते हैं, बी के नीचे 5 ले लेते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं दो जगहों की सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या है ना, 2 पॉसिबिलिटी में चल रहे हैं अभी हम। हमें एक कंडीशन यहाँ ऐसी मिलेगी जिनमें इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी फेल हो जानी है आगे चल के। तो जब वो पॉसिबिलिटी फेल होगी, अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं, इस वाले पोर्शन को, अगर मैं इसको सॉल्व करूं और आगे चल के मेरी पॉसिबिलिटी फेल होगी तो मेरे को पूरा काटना पड़ेगा और फिर इधर सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको यहाँ पर को, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है और मैंने इससे पहले सॉल्व करना शुरू होता तो मेरा ये वाला टाइम वेस्ट होता। अभी मैं दोनों चीज साइमल्टेनियसली यहाँ पे रख पा रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैरी करने के बाद हम देखते हैं कि जी और ए के बीच में 2 प्लेसेस हैं। ओके, अब जी और ए के बीच में 2 प्लेसेस हैं और ए जो है हमारा E1 है। ठीक है, और ए जो है वो बी के ऊपर है। अब बी यहाँ है तो ए के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचता है ऊपर, वो है ये। ठीक है, ए यहाँ आ गया, ए और जी के बीच में 2 प्लेसेस 1 2 ये छूटे और 5वें नंबर पे हमारा जी आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे बड़ा लिखना इसलिए शुरू करा क्योंकि ये कंडीशन लगभग फिक्स हो चुकी है ये, और इनमें से एक गलत होगा तो मैं एक तरफ का काट लूंगा और दूसरा तरफ का आपके लिए सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब सेम इस तरफ चलिए, ए हमारा E1 है। अब ए E1 6 में हो सकता है, लेकिन ए की कंडीशन एक ही बन रही है क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी के ऊपर ए है, तो इस वजह से यहाँ पर को ए ऐसे लिखा 1 2, बी के नीचे यहाँ पर को जी आ गया। ठीक है, अब हमारी क्या क्या बचा, 3 2 और 1 प्लेसेस हमारे पास बचे हुए हैं, और हमारे पास दिया हुआ है एच ऑड मान है। एच यहाँ हो सकता है और एच यहाँ हो सकता है, बट 1 पे हमारी 15 फिक्स है ऑलरेडी, तो हम एच को सिर्फ यहाँ लिख सकते हैं, और एच की जो एज है वो कितनी है 45। ओके, अब 2 और 1 प्लेस हमारे पास फिर बच गए 2। अब सेकंड पे हमारा कोई E1 आना है। ठीक है, ये भी हमें पता है। एच की एज हमारी 45 है और हमें पता है कि ए की जो एज है
वो 17 और 11 में से एक ही होनी है। ओके, लेकिन अभी हम फिर भी कुछ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास बचा एफ और अब हमारे पास बचा हुआ है एफ और डी। एफ और डी हमारे पास बचा हुआ है। डी के लिए देखते हैं यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, डी इवन पे आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर को डी फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर हमें एफ चाहिए। अब इसमें हमारे पास इधर देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहे हैं, एफ, थर्ड एच, एच यहीं आएगा हमें पता है वन के लिए क्योंकि यहाँ 15 था। हमारे पास एफ और डी के लिए 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अगर मैं डी को यहाँ लिख दूं क्योंकि डी इवन बना तो एफ यहाँ आएगा 7 पे। तो और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जी और एफ 7 पे नहीं हो सकते। तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है गलत हो गई। तो मतलब जो हम ये सॉल्व कर रहे थे इस तरफ, ये आंसर हमारा सही था क्योंकि एफ यहाँ 7 पे नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। तो अब हम जो भी वर्क करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। एफ 15 फिक्स हो गया, डी हमारा इवन हो गया। तो मतलब जो हमारे पर्सन्स हैं ये सब हमारे सही हैं और जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो इन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब हमारे पास एज क्या क्या बची हुई है, 5 के ऊपर बी यहाँ फिक्स है, 45 15 यहाँ फिक्स है, उसके बाद 36 यहाँ फिक्स है, 5 फिक्स है, 45 फिक्स है। अब देखिए जो सेकंड प्लेस है, 4th प्लेस है और 8th प्लेस है हमारे पास खाली है। ए में हमको पता है कि यहाँ पर को 17 और 11 में से कुछ आना है। तो ए जो है वो एफ से छोटा है, 17 जो है एफ से बड़ा है, तो यहाँ पर को फिक्स 11 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास बचा सेकंड और 6th प्लेस। सेकंड में हमें पता है कोई इवन नंबर आना है क्योंकि यहाँ पर को लिखा हुआ है। ओके, बट वो 24 नहीं हो सकता। 24 नहीं हो सकता तो हम एज में देखेंगे हमारे पास एज क्या क्या है। एक बार आपके लिए यहाँ पर को मैं एज लिख देता हूँ, कौन कौन सी एजेस हमारे पास थी। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमारे पास एज थी, या वहाँ पर स्क्रीन पे तो आपके सामने होगा ना, पड़ा हुआ है, तो आप इजीली कर सकते हैं। 36, 28, 24, 5, 15 और 17 एंड 11 ये एजेस थी। अब देखो इसमें से पॉजिटिव क्या क्या है, 36, 28 एंड 24, बाकी सब ऑड है। तो 24 यहाँ नहीं आ सकता, 36 यहाँ आ गया तो बचा क्या, 28। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा 28। अब हमारे पास बची 2 एज, सी एंड बी। सी एंड बी, बी जो है वो 11 और 17 नहीं हो सकता, तो 17 और 11 नहीं हो सकता, तो 17 यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब 17 यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ एक एज बची है क्योंकि हमने सबको उनकी एजेस असाइन कर दी, और वो एज क्या है, 11 हो गई, 17 हो गई, 15 हो गई, 28। तो ये ना सॉरी 28, तो यहाँ असाइन हो गया 24 एज, तो ये हो गया 24। तो ये आपकी पजल हो गई सॉल्व। अब आप इसको यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं, ई और सी के बीच में 2, ई और सी के बीच में 2, सी और 15 के बीच में 2, सी और 15 के बीच में 2, बी इवन, बी इवन। तो आप यहाँ टिक करते जाइए पजल सॉल्व चेक करने के लिए। बी इवन, बी इवन, बी के नीचे 5, बी के नीचे 5, एच 45 ऑड, एच 45 ऑड, ई 36 ऑड, ई 36 ऑड, डी इवन, डी इवन, जी एफ 7 में नहीं होना चाहिए, 7 में क्या है ई, तो ये भी सही। बी में 11 17 नहीं होना चाहिए, बी की एज 24, तो ये भी सही। सेकंड फ्लोर इवन में 24 होना, 24 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 28 है, तो ये भी सही। बी के ऊपर ए होना चाहिए, बी के ऊपर ए इवन में होना चाहिए, ए 8th में, ये भी सही। ए जो है एफ से छोटा होना चाहिए, ए की एज है 11, एफ की एज है 15, तो ये भी सही। जी और ए के बीच में 2, जी और ए के बीच में 2, जी और ए के बीच में 2, ये वाली कंडीशन। ए 17 और 11, ए 17 और 11 से 11 है। तो हमारी सारी कंडीशन चेक बॉक्स हमारे फिल हो गए। ये पजल हमको फाइनली मिल गई। अब इस पजल से रिलेटेड जो भी आपके पजल में आपको आंसर दिए होंगे, आप वहां से आंसर्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी पजल को सॉल्व करने की एक बेसिक सी अप्रोच। अब इस वीडियो की सीरीज में हम ऐसी टॉप 50 पजल्स तक जाएंगे। ऐसी मैं वीक में आपके लिए एक पजल लेकर आता रहूँगा और एक वीडियो हम करेंगे कोर्स से रिलेटेड। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, सॉरी आई स्टमर्ड।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।